मेरे सांवले भाई की बीवी बहुत खूबसूरत थी। भाभी ने अपनी पहली रात अपनी कमरे में जाने से पहले मुझे आंख मारी। वह अपने पति से ज्यादा अपने देवर के पीछे घूमने लगी थी। एक बार भैया घर पर नहीं थे, तब भाभी ने मुझे अचानक दोपहर में ही फोन किया। भाभी के बुलाने पर मैं तुरंत घर आया। तब भाभी मुझे अकेली रोती हुई मिली। भाभी ने कहा, तुम्हारा भैया बहुत बोरिंग है। 15 दिनों से मैं जिस चीज का इंतजार कर रही हूँ वह मुझे अभी तक नहीं मिली। आज तुम अपने भैया की जगह ले लो। लेकिन मैंने कहा, भाभी मैं अभी सिर्फ 16 साल का हूँ। इस पर भाभी ने कहा, मुझे ध्यान से देखो, तुम अपनी उम्र भूल जाओगे। फिर भाभी ने मुझे अपने पास खींच लिया और मुझे एहसास दिलाया कि मैं छोटा नहीं हूँ। उसी जगह बैठे बैठे उसने मेरा माँ के जाने के बाद हम दोनों भाई बिल्कुल अकेले हो गए थे। जब मैं छोटा था तभी पिताजी माँ को छोड़कर चले गए थे। पिताजी के जाने के बाद माँ ने अकेले ही हम दोनों भाइयों की परवरिश की। अब कुछ महीने पहले ही माँ का निधन हो गया। माँ के अचानक चले जाने का सदमा हम दोनों भाइयों को बहुत गहरा लगा था। भैया तो बहुत शांत हो गए थे और हमेशा माँ की यादों में खोए रहते थे। मैं उनसे छोटा था। मैंने खुद को संभाल लिया था। दादा बहुत ही भावुक स्वभाव के थे। अब वे शराब पीकर घर आने लगे थे। घर आते ही बिना कुछ खाए पिए वे सो जाते थे और मैं उन्हें बस देखता रहता था। एक दिन माँ की एक सहेली हमारे घर आई थी। उसे भी माँ के गुजरने के बारे में पता चल चुका था। वह 2 दिन हमारे घर रुकी रही। इन 2 दिनों में उसने दादा का व्यवहार देखा और उससे कहा, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए ताकि कोई तुम्हारा और तुम्हारे छोटे भाई का ख्याल रख सके। मुझे लग रहा है कि तुम दोनों के बीच बहुत दूरी हो रही है। एक औरत ही घर को घर बना सकती है बेटा। मासी की बातों पर दादा ने सहमति जताई। मासी ने उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया था। जिस दिन मासी अपने घर गई उसी रात दादा नशे में घर आया। उसके साथ एक लड़की आई थी जो दादा का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे तक छोड़ गई और फिर वहां से चली गई। अगली सुबह उसने हमारे घर की घंटी बजाई, दादा के बारे में पूछताछ की और फिर रसोई में चली गई। उस दिन उसने अपने हाथों से हमारे लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता खत्म होने के बाद मैं कॉलेज के लिए निकल गया और दादा अभी भी सोया हुआ था। उसे जगाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन दोपहर में जब मैं घर लौटा तो दादा घर पर नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं फ्रेश होकर बाहर हॉल में आया, तभी घर की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही दादा मुझे उसी लड़की के साथ दिखा जिसके साथ उसने शादी कर ली थी। दोनों के गले में शादी की माला थी। मैं हैरान होकर उन दोनों को देखने लगा। तब दादा ने कहा, अरे सोहम, हमें इस तरह हैरान होकर क्यों देख रहे हो? यह तुम्हारी भाभी सोनाली है। जाओ अंदर से आरती की थाली ले आओ। दादा ने शादी कर ली। यह देखकर मैं खुश था, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इतने सीधे साधे दादा ने लव मैरिज कर ली। मैंने उनसे ज्यादा सवाल नहीं किए और जैसा उन्होंने कहा वैसे आरती की थाली ले आया और दोनों का गृह प्रवेश कराया। नई भाभी घर में आते ही काम में लग गई थी। उस रात जब दादा और भाभी अपने कमरे में चले गए तो मैं भी पानी की बोतल लेकर अपने कमरे की ओर जा रहा था। तभी मेरी नजर दादा के कमरे की तरफ गई और मेरी नजर भाभी से मिली। भाभी ने मेरी तरफ देखकर आंख मारी और फिर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। भाभी ने पहले ही दिन मुझे आंख मारी थी। मैंने सोचा शायद यह गलती से हुआ होगा, लेकिन भाभी की नजर मुझ पर कुछ और ही थी जो मुझे तब पता नहीं था। अगले दिन सुबह दादा जब अपने कमरे से बाहर आया तो उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। माँ के जाने के बाद मैंने दादा को इतना खुश कभी नहीं देखा था। अच्छा हुआ कि उसने शादी कर ली। भाभी के आने से दादा की जिंदगी में कुछ तो खुशी वापस आने लगी थी। भाभी ने भी घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभालनी शुरू कर दी थी। मुझे उन दोनों की लव स्टोरी जानने की बहुत उत्सुकता हो रही थी, लेकिन दादा से बात करने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। सुबह नाश्ता होते ही दादा अपने ऑफिस जाने की तैयारी में रहता था। शाम को घर आने के बाद भैया हमेशा भाभी के पीछे ही रहते थे। वह उसके पीछे क्यों नहीं रहता? आखिरकार उन दोनों की अभी नई नई शादी हुई थी, इसलिए उसका भाभी को समय देना जरूरी था। भैया ऑफिस से शाम को आता तो फ्रेश होकर भाभी को कहीं न कहीं बाहर घुमाने ले जाता। कभी कभी तो वे दोनों बाहर से खाना खाकर आते और मेरे लिए पार्सल लेकर आते थे। देखते ही देखते उनकी शादी को 15 दिन हो गए।
एक दिन मैं कॉलेज से कुछ जल्दी घर आ गया। घर आते ही मैं भाभी के कमरे में गया तो मैंने भाभी को अच्छी तरह से सजी धजी देखा। उसने चमचमाती साड़ी पहनी थी और उसके चेहरे पर मेकअप भी कुछ अलग ही था। मैंने भाभी से पूछा, क्या आप कहीं बाहर जा रही हो? तब उसने कहा, नहीं, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है, इसलिए मैंने आज अपनी पसंद के अनुसार मेकअप किया है। भाभी की बात सुनकर मैंने कहा, भाभी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आपकी शादी के बाद से उस सवाल ने मेरे दिमाग में घर कर लिया है। एक बार मेरे सवाल का जवाब देकर मुझे मुक्त कर दो। भाभी तब मेरे पास आई, मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे अपने बिस्तर पर बैठाया। फिर उसने कहा, पूछो, तुम्हारा सवाल क्या है? तब मैंने भाभी से कहा कि मुझे आपकी लव स्टोरी जानने की बहुत उत्सुकता है। दादा और आपकी मुलाकात कैसे हुई, ये मुझे जानना है। मेरा दादा कभी खुद से किसी लड़की से बात नहीं करता था, फिर उसने लव मैरिज कैसे की? यही सवाल मुझे हो रहा है। मेरे सवाल पर पहले 2 मिनट भाभी जोर जोर से हंसने लगी। उन्होंने कहा, सच में तुम अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ही नादान हो, लेकिन चिंता मत करो। अब जब मैं इस घर में आ गई हूँ तो तुम्हें भी डैशिंग बना दूंगी। अब तुम्हारे सवाल का जवाब सुनो। तुम्हारे दादा और मेरी मुलाकात एक बस स्टॉप पर हुई थी। तुम्हारा दादा कुछ बार मुझे थोड़ा चिंतित दिखाई दिया था। मैं वैसे भी बातूनी हूँ, इसलिए मैंने ही तुम्हारे दादा से बात करने की कोशिश की। फिर कई बार वह उसी बस स्टॉप पर नशे की हालत में दिखा, तब भी मैंने उसकी मदद की और उसे बस में सही सलामत बैठाया। फिर ऐसे ही हमारी मुलाकातें होती रहीं और एक बार तो मैंने उसे सीधे घर छोड़ने का फैसला किया। उसके बाद हमने एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार किया। फिर क्या था, तुम्हारा दादा तो जैसे घोड़े पर ही सवार हो गया और तुरंत ही मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं था तो मैंने भी तुम्हारे दादा को हाँ कह दिया और इस तरह हमारी शादी हो गई। अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे दादा अब कभी भी नशे में घर नहीं आएंगे। उनकी लव स्टोरी सच में काफी दिलचस्प थी। मेरे दादा को भाभी का स्वभाव बहुत पसंद आया था, इसलिए उन्होंने उनसे शादी की थी। सच कहूँ, भाभी के आने के बाद से मैंने दादा को कभी भी नशे में घर आते नहीं देखा। कुछ ही दिनों में भाभी ने घर का पूरा माहौल ही बदल दिया था। लेकिन क्या वह शादी के बाद दादा के साथ सच में खुश थी? यह सवाल अब मुझे परेशान करने लगा था, क्योंकि भाभी का व्यवहार थोड़ा बदलता जा रहा था। उस दिन भी बातचीत के दौरान उसने मुझसे कहा, तुम्हारे दादा मुझे अपनी आंखों को अच्छे लगे थे, लेकिन वह इतने साधारण होंगे यह मुझे पता नहीं था। धीरे धीरे मैं उनकी साधारण जीवन शैली को बदल रही हूँ, लेकिन उनके व्यवहार में बदलाव कब आएगा यह मैं नहीं कह सकती। उसे दादा का साधारण होना खटक रहा था। इस बारे में मैं भाभी से ज्यादा कुछ नहीं कह सका, क्योंकि यह उनका और दादा का व्यक्तिगत मामला था। अगले दिन जब मैं थोड़ा जल्दी घर आया तो मैंने देखा कि दादा का एक दोस्त घर से बाहर जा रहा था। उसके जाते ही मैं भाभी के कमरे में गया। भाभी उस दिन भी बहुत चमकदार अवतार में नजर आई। मैंने पूछा, भाभी, दादा का दोस्त घर क्यों आया था और तुम इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? इस पर उसने कहा, तुम्हारे दादा ने अपने दोस्त को कुछ कागजात लेने के लिए घर भेजा था, और रही मेरी तैयार होने की बात, तो वो कारण तो मैंने तुम्हें कल ही बताया था। उस समय मैंने भाभी की बात पर विश्वास कर लिया। मैं अपने कमरे में चला गया और थोड़ी देर बाद भाभी भी मेरे कमरे में आ गई। जब वह आई, मैं कपड़े बदल रहा था। उसे देखकर मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया, लेकिन भाभी लगातार मुझे देखती रही। वह बोली, सोहम, इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। वह मेरे पास आकर मेरी कॉलर ठीक करने लगी और बोली, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने मना कर दिया। इस पर उसने कहा, सही बात है, तुम्हारे जैसे लड़के की गर्लफ्रेंड होगी भी कैसे? अगर तुम ऐसे साधारण रहोगे तो कोई लड़की तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। फिर उसने कहा, सोहम, तुम अपने भाई से ज्यादा सुंदर हो और तुम्हारी कद काठी भी शानदार है। अब तुम्हें अपने जीवन शैली पर ध्यान देना चाहिए। भाभी मेरे बहुत करीब आ गई थी और उसने मेरे बालों में हाथ फेरना शुरू कर दिया। वह इतनी करीब थी कि मुझे अजीब महसूस होने लगा। मैं तुरंत उससे दूर हो गया। शाम को दादा के आने से पहले भाभी ने अपना चमचमाता अवतार छोड़कर एकदम घरेलू महिला की तरह सादा रूप अपना लिया। अब मुझे धीरे धीरे भाभी के चेहरे पर
निराशा दिखाई देने लगी थी। जब भी वह रात को अपने कमरे में जाती तो वह नाराज होकर दरवाजा बंद करती दिखती थी। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मैं उनके रिश्ते के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यह उनके पति पत्नी के बीच की बात थी। मैं इतना बड़ा नहीं था कि दादा से इस बारे में सवाल कर सकूं। कुछ दिनों बाद माँ की एक सहेली हमारे घर आई थी। भाभी को देखते ही मौसी तो हैरान रह गई। उसने भाई से कहा, मैं तुझे कई दिनों से फोन कर रही हूं, तेरे लिए 3-4 रिश्ते देख कर रखे थे। तूने शादी कर ली, ये तो एक बार मुझे बताना चाहिए था। मैं तुझे कुछ कहने वाली थोड़ी थी, पर तूने तो मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया। भाई ने मौसी के सामने मुस्कुराते हुए बात को संभाल लिया। उसने मौसी को अपनी शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अब भाभी को देखकर मौसी को उसकी शादी का पता चला। मौसी हमारे घर कुछ घंटे रुकी थी और इस दौरान उसने भाभी को ध्यान से देखा। तभी उसने एक बात कही जो मेरे दिमाग में बैठ गई। भाई के न होने पर मौसी ने मुझसे धीरे से कहा, तेरी भाभी का व्यवहार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। घर में एक जवान देवर है, ऐसे में उसे सही तरीके से रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि वह तेरे सामने जानबूझकर सच धज कर रहती है। मैं उसे नहीं जानती, पर तू उससे सावधान रह। मौसी ने जाते जाते मेरे मन में एक शंका डाल दी थी। मौसी ने जो कुछ कहा था वह बिल्कुल सही था। भाभी के सजने संवरने पर मेरी नजर हमेशा जाती थी, लेकिन सामने से मैंने कभी कुछ नहीं कहा। भाभी और भाई में काफी फर्क था। भाई साधारण और सांवला था, जबकि भाभी बहुत ही सुंदर और चतुर थी। सच में क्या उसे मेरे सांवले भाई से प्यार हो सकता है? यह सवाल अभी भी मेरे मन में स्पष्ट नहीं हुआ था। खैर, मुझे क्या, मुझे तो 2 वक्त का खाना समय पर मिल रहा था और मेरा सारा काम भी समय पर हो रहा था। कुछ दिनों बाद भाई गांव गया। गांव के घर के सिलसिले में वह वहां गया था। भाई के जाने के बाद घर में भाभी और मैं ही थे। उस दिन मेरी कॉलेज से छुट्टी थी, लेकिन मैं कुछ समय के लिए अपने दोस्त के घर चला गया था। मैंने भाभी से कह दिया था कि मैं जल्दी घर नहीं आऊंगा, लेकिन थोड़ी ही देर में मैं घर लौट आया। घर आते ही मैंने देखा कि भाभी वैसे ही सजी धजी बैठी थी और उसका हुलिया भी कुछ अलग था। मुझे देखते ही भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मेरे सामने बार बार अपनी साड़ी को ठीक करती रही। उसने कहा, सोहम, तुम मुझ पर ऐसे दूर से क्यों नजर डालते रहते हो? अगर मुझे देखना है तो मेरे कमरे में आ जाओ। मुझे देखते देखते भाभी ने मुझे कुछ काम करवाने का सोचा। उसने मुझे अपने बिस्तर पर बिठाया और अपनी कुछ कपड़े मेरे हाथ में दिए। फिर उसने मुझे अपनी साड़ी के ब्लाउज में बटन लगाने को कहा। मैंने उससे कहा कि मुझे यह औरतों वाले काम नहीं आते। इससे पहले मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया था। तब उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बटन लगाना सिखाने लगी। उसे वक्त भाभी मेरे बहुत करीब थी और उसकी नजरें मुझे मेरे प्रति ठीक नहीं लग रही थीं। उसकी बार बार लगने वाली हल्की टक्कर से मेरा ध्यान भटकने लगा। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगीं। तभी भाभी मुझसे दूर हो गई और मेरे नाम से आवाज लगाई, जिससे मेरी चेतना वापस आई। जब मैं उसकी ओर देखा तो वह कहने लगी, मैंने जैसे सिखाया है वैसे ही सारे बटन लगा दो। उसे समय मेरे हाथ में भाभी के कुछ ऐसे कपड़े थे जो नहीं होने चाहिए थे। उसे इस बात का कोई एहसास नहीं था कि वह अपने 16 साल के देवर से किस तरह का काम करवा रही है। उसका उसे कोई होश नहीं था। मैं उसे नहीं कह नहीं सका, इसलिए मैं चुपचाप बटन सिलाने लगा। मेरे हाथ बहुत कांप रहे थे, क्योंकि भाभी मेरे सामने ही खड़ी थी और मुझे एकटक देख रही थी। उस दिन वह पूरे दिन अपने चमचमाते अवतार में घर में घूम रही थी। मैंने भाभी का एक अवलोकन किया था कि वह भाई के सामने कभी ऐसे कपड़ों में नहीं रहती थी। उस दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, तुम भाई के सामने इस तरह की ड्रेस में क्यों नहीं रहती? इस पर उसने कहा, तुम्हारा भाई बहुत बोरिंग है, उसे मेरा यह पहनावा पसंद नहीं है। उसके कारण मैं हमेशा अपने दिल की नहीं कर सकती, इसलिए जब तुम्हारा भाई नहीं होता तो मैं अपनी पसंद के मुताबिक रहती हूँ। अच्छा, मैं इस लुक में कैसी लग रही हूँ ये तो बताओ। मैंने कहा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। भाभी के पूछने पर ही मैंने उसकी तारीफ की थी। जैसे ही उसने मेरी तारीफ सुनी, उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गई और मुझे आईने के सामने खड़ा कर दिया। वह मेरे बिल्कुल करीब खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? मुझे तो तुम बहुत अच्छे लगते हो। देखो,
हम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। कहाँ तुम्हारा भाई और कहाँ तुम। सच में सुहास अपने नाम की तरह ही बोरिंग है, लेकिन तुम तो अपने नाम की तरह ही डैशिंग हो। तुम मेरे आज्ञाकारी हो। जब से मैंने तुम्हें अपने पहनावे को बदलने के लिए कहा, तब से तुम्हारी सुंदरता और भी निखर गई है। भाभी तब मेरा हाथ जोर से पकड़कर मुझे अपने पास खींचने लगी। वह मेरी भाभी थी। मुझे हमारे रिश्ते की मर्यादा का ख्याल था, लेकिन शायद भाभी वह सब भूल चुकी थी। मुझे तो उसे छूने में भी शर्म आ रही थी। तब मैंने उसे अपने से दूर किया और अपने कमरे में चला गया। सुबह तक मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला ही नहीं था। अगले दिन मेरा कॉलेज में अवकाश था। फिर भी मैं सुबह कॉलेज के लिए निकल गया, क्योंकि पूरे दिन भाभी की नजरों के सामने मैं नहीं रह सकता था। वह अक्सर मुझसे कहती थी कि तुम्हारा भाई बहुत बोरिंग है, और मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश करती थी। कुछ दिनों से उसके व्यवहार में काफी बदलाव आ गया था। शादी के शुरुआती दिनों में वह खुद को एक आदर्श पत्नी के रूप में प्रस्तुत करती थी, लेकिन अब उसका यह रवैया पूरी तरह बदल गया था। अब वह हमेशा मेरे सामने भाई की बुराई करने लगी थी। आखिर भाई में ऐसी क्या कमी थी कि वह भाभी को खुश नहीं रख पाता था? शायद उसी कमी के कारण भाभी का झुकाव मेरी ओर बढ़ता जा रहा था। जिस रात भाई घर पर नहीं था, उस रात मैंने भाभी के व्यवहार की वजह से खुद को कमरे में बंद कर लिया था, लेकिन आधी रात को मैंने घर में किसी को आते हुए देखा था। 2 दिन बाद जब भाई घर आया तो नाश्ते के समय मैंने सबके सामने उससे सवाल किया। मैंने कहा, भाई, क्या तुमने अपने किसी दोस्त को कुछ दस्तावेज लेने के लिए कल रात घर भेजा था? इस पर भाई ने साफ मना कर दिया और गुस्से से भाभी की ओर देखने लगा। उसने भाभी से पूछा, रवि यहाँ क्यों आया था? तब भाभी भाई के सामने रोने लगी। उसने कहा, सुहास, तुम्हारा छोटा भाई झूठ बोल रहा है। मुझे तो तुमसे सोहम के बारे में बात करनी थी। मैंने उसकी गलती छुपाई, लेकिन अब ये बेवजह मेरी बदनामी कर रहा है। असल में जब तुम गांव गए थे, तब सोहम ने मेरे साथ अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया था। बात करते करते उसने भाई को कुछ वीडियो दिखाया। उसने मुझे जबरदस्ती अपने कपड़ों के बटन सिलने के लिए अपने कमरे में बिठाया था, और उसने बिना मेरी जानकारी के मेरा वीडियो भी बना लिया था। वह वीडियो भाई को दिखाते हुए उसने कहा कि सोहम ने मेरे कमरे में आकर यह अजीब हरकत की। मैं तो इतनी डर गई थी कि मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। उस समय भाई ने भाभी की बात सच मान ली थी और उसके सामने ही मुझ पर चिल्लाने लगा। उसकी पत्नी की वजह से वह मुझ पर भी हमला करने के लिए दौड़ा, लेकिन भाभी ने उसे मुझसे दूर किया। उस दिन वह गुस्से में ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद अपने झूठे आंसू पोंछते हुए भाभी मेरे पास आई और कहने लगी, सोहम, तुम्हें अपने भाई से कोई सवाल करने से पहले एक बार मुझसे बात करनी चाहिए थी। यूं ही दादा के सामने तुमने कोई झूठ क्यों बोला? तुम झूठ बोल रहे थे, इसलिए मैंने जो सच था वह तुम्हारे भाई के सामने बताया। अब आगे से ऐसा मत करना। अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो तुम मुझसे कह सकते हो, और हाँ, खुद को छोटा मत समझो। तुम्हारी कोई भी इच्छा हो उसे मैं जरूर पूरी करूंगी। बस एक बार मुझसे बात तो करके देखो। उस समय मुझे भाभी के कहने का मतलब पूरी तरह से समझ में आ गया था, लेकिन मुझे उस पर उतना ही गुस्सा भी था। उसने मुझे भाई के सामने झूठा साबित किया था। तब मैं भी गुस्से में कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज जाकर भी मैंने एक भी लेक्चर नहीं किया। मेरे दिमाग में लगातार भाभी की बातें घूम रही थीं। देखा जाए तो भाभी को मुझसे कुछ और ही उम्मीदें थीं, लेकिन मैं हमेशा उसे खुद से दूर करता रहा। सच कहूं तो मैं इतना छोटा भी नहीं था कि बार बार एक खूबसूरत महिला को खुद से दूर करता रहूं। अब तो मैं भाई की नजरों में बुरा बन चुका था, तो फिर भाभी के साथ समय बिताने में कोई बुराई नहीं थी। उसका तो मुझे पूरा समर्थन था। उस दिन अचानक मैं कॉलेज से घर चला गया। घर पहुंचते ही मैंने दरवाजा खोला और सीधे भाभी के कमरे में चला गया। वह रोज की तरह सजी धजी थी। मुझे देखते ही वह मेरे पास आई और कहने लगी, आ गए तुम। मुझे पता था कि तुम्हारी नजरों के सामने भी मेरी खूबसूरती चमक रही होगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो सुख चाहिए वह मैं तुम्हें जरूर दूंगी। बस बदले में तुम अपना मुंह बंद रखोगे अपने उस बोरिंग भाई के सामने। यहाँ जो भी देखा वह उसे मत बताना। मैंने तब ऐसा दिखाया कि मुझे भी दादा पर गुस्सा है और मैंने उसकी बातों पर सहमति जताई। तब भाभी मुझसे गलत रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो गई।
लेकिन मैं उसके लिए तैयार नहीं था। मुझसे पहले वहां एक और आदमी था जो वहां से जाने लगा। जैसे ही वह बाहर गया, दादा ने उसे पकड़ लिया। दादा की आवाज सुनकर भाभी भी बाहर आ गई। भाभी को चमचमाते अवतार में देखकर दादा पूरी तरह भड़क गया। उसने कहा, सोनाली, अगर तुम फिर से अपने सोनू वाले रूप में आई तो मैंने तुमसे एक अच्छा जीवन देने के लिए शादी की। मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन तुम अभी भी उसी गंदगी में जी रही हो। जो आदमी भाभी के कमरे में था वह दादा का दोस्त विकास था। भाभी ने जो प्रेम कहानी मुझे सुनाई थी वह पूरी तरह झूठी थी। दादा और भाभी की मुलाकात एक डांस बार में हुई थी। दादा को नशे की आदत उसके उसी दोस्त ने लगाई थी। वही उसे बार में ले जाने लगा था। विकास ने ही दादा का परिचय सोनाली से कराया था, जिसका असली नाम सोनाली नहीं बल्कि सोनू था। दादा ने उसे एक अच्छा जीवन दिया और उसका नाम भी बदल दिया था। दादा का गुस्सा देखकर सोनू ने सच कबूल कर लिया। उसने कहा कि यह सारा प्लान विकास का था। मैंने कभी सुहास से प्यार नहीं किया। मेरा असली प्रेमी तो विकास है। उसी ने मुझे सुहास के साथ प्यार का नाटक करने को कहा था। सुहास, मैं तुम्हारे साथ रोज रात में बंद कमरे में झगड़े करती थी। वह भी विकास के प्लान का हिस्सा था। उसका प्लान था कि तुम्हें चिड़चिड़ा बनाकर मानसिक अस्पताल पहुंचा दिया जाए। मैं तो बस अपने प्रेमी के कहे अनुसार काम कर रही थी। विकास को तुम्हारी काम में तरक्की खटक रही थी और इसलिए उसने यह पूरा प्लान बनाया था। एक बार अगर यह साबित हो जाता कि तुम पागल हो तो तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाता और तुम्हारी पोजीशन उसे मिल जाती। यही हमारा प्लान था। दादा ने उन दोनों को पुलिस में सौंपने की धमकी दी। तब सोनू ने सच उगल दिया था। उसे लगा कि सच बताने पर दादा उसे पुलिस के हवाले नहीं करेगा, लेकिन विकास के साथ वह भी उतनी ही उस अपराध की भागीदार थी। वह एक बिगड़ी हुई लड़की थी, इसलिए उसने मुझ पर बुरी नजर डालने में भी जरा भी हिचकिचाहट नहीं की थी। दादा ने तो माँ की आज्ञा का पालन किया था। वह उसे हमेशा कहती थी कि मैं तुम्हारी शादी किसी साधारण और गरीब जरूरतमंद लड़की से करूंगी। दादा को सोनाली में एक गरीब और जरूरतमंद लड़की दिखी थी और उसे अच्छा जीवन देने के विचार से दादा ने उससे शादी कर ली। लेकिन उस लड़की और दादा के करीबी दोस्त ने मिलकर उसे धोखा देने की साजिश रची। जब इंसान तरक्की करता है तो उसकी तरक्की से खुश होने वाले कम और जलने वाले ज्यादा होते हैं, और अक्सर उसकी तरक्की से जलने वाले लोग वही होते हैं जो उसके सबसे करीब होते हैं। दादा को उसकी अच्छाई का नुकसान हुआ। उसने हमेशा सबका ख्याल रखा, लेकिन उसी की पत्नी और दोस्त ने उसके खिलाफ साजिश रची। दादा ने उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद कई साल बीत गए, लेकिन दादा ने फिर शादी नहीं की। उन्होंने मुझे पढ़ाकर अच्छा बड़ा किया और अपनी तरह ही मुझे भी अच्छी जगह नौकरी दिलाई। दादा के साथ जो कुछ भी हुआ उससे मेरा शादी पर से विश्वास उठ गया था, लेकिन सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। यह मुझे निशा की वजह से समझ में आया। निशा का रिश्ता मासी लेकर आई थी। 4 रिश्तेदारों की सहमति से शादी होने के कारण निशा और मुझे समाज में मान सम्मान प्राप्त था। उसी मान सम्मान और संस्कारों की वजह से हमारा दाम्पत्य जीवन सही चल रहा था। हमारा जीवन देखकर दादा को भी विश्वास हो गया कि सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। फिर उन्होंने मासी से अपने लिए भी रिश्ता सुझाने को कहा। मासी की पहचान से दादा की भी एक अच्छी लड़की से शादी तय हुई। दादा की पत्नी भी गुणों से परिपूर्ण है और उसे भी समाज की मर्यादाएं मालूम है, इसीलिए दादा का भी जीवन अच्छे से चल रहा है। समाज में 4 रिश्तेदारों की सहमति से तय हुए रिश्तों में एक मर्यादा होती है, जबकि अकेले अपनी मर्जी से बनाए गए रिश्ते कभी भी धोखा दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे रिश्तों में किसी का डर नहीं होता। इसलिए कोई भी